का समय होने के बावजूद अंधेरा उतना गहरा ना होने का कारण था ऊपर नीले आसमान में चमकता पूनम का चांद। एक चील उस काले आसमान में काफी ऊंची उड़ान भर रही थी। दूर दूर तक सिर्फ घनी झाड़ियों से घिरा वो जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़ नजर आ रहे थे। ऊपर से पूरी तरह से शांत दिखने वाले उस घने जंगल में बिल्कुल शांति नहीं थी। रोज की तरह आज भी वहां एक जंग छिड़ी हुई थी। जंग, जिंदा रहने की जंग। एक तरफ निवाला बनने की जंग तो दूसरी तरफ निवाला बनने से बचने की जंग। भले ही बाहर की दुनिया शेर को इस जंगल का राजा मानती थी, पर जंगल उसी को राजा मानता था जो रोज अपनी जिंदगी की जंग जीतता है। पेड़ के पत्ते पर चलती चींटी को खाकर एक मेंढक खुद को राजा समझने लगा, तो उस मेंढक को निगलकर सांप ने उसकी जगह ले ली। पर तभी एक नेवले ने सांप को खत्म किया, पर वो नेवला शेर का शिकार बन गया। पर एक हाथी के बच्चे को खाने के चक्कर में हाथी ने शेर को सूंड में पकड़कर दूर फेंक दिया। पर जमीन पर रेंगती चींटी हाथी के कान में गई और उस भारी भरकम हाथी को जमीन पर गिरा दिया। ऐसे इस बेरहम जंगल में एक आदमी साथ लिए औजार से खुदाई कर रहा था। कम से कम 5 फीट गहरी खुदाई करने के बाद उसके औजार को नीचे कुछ लोहे जैसी चीज होने का एहसास हुआ। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने उस चीज पर से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वो एक लंबा और चौड़ा बक्सा है। उसने पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालकर उस पर मैसेज टाइप करने लगा। सेंड बटन दबाते हुए खुश होकर अपने आप से बुदबुदाया, हो गया। नीचे झुककर बक्से के ऊपर पीतल का लगा ताला तोड़ दिया और खुशी के मारे झट से संदूक का ढक्कन खोल दिया। अंदर जो कुछ भी था वो देखकर चौंक गया और अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर पीछे देखा और एक दर्दनाक चीख उसके मुंह से निकली। 2 दिन बाद बीच समंदर में कोई भटकता हुआ समुद्री जहाज लगातार कंट्रोल रूम के साथ आसपास के जहाजों को संपर्क करने की कोशिश कर रहा था। हेलो, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? हम पैसेंजर शिप फंसे हुए हैं। हमारा ईंधन खत्म होने वाला है और हमारे जहाज की कई मशीनों ने काम करना बंद कर दिया है। गुस्से से उस कप्तान ने माइक को कंट्रोल बोर्ड पर पटक दिया और फिर सर पकड़कर बैठ गया। तभी केबिन के अंदर आई उस लड़की ने पूछा, क्या किसी से संपर्क हुआ? हाँ, कोशिश कर रहा हूँ। क्या मतलब कोशिश कर रहा हूँ? पिछले कई घंटों से हम सिर्फ समुंदर में भटक रहे हैं और किसी से भी जहाज से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ और मेरा काम मुझे मत समझाइए। मुझे लगता है ये सब तुम्हारा नाटक है। हम जितने भी लोग यहाँ हैं सब अमीर घराने से हैं और हमारे घर वालों से पैसे ऐंठने के चक्कर में तुम हमें गलत जानकारी देकर भटका रहे हो। अब उस कप्तान को काफी गुस्सा आ गया। वो कुछ बोलता तभी उस लड़की की दोस्त वहाँ आई। माफ कीजिए सर, आप अपना काम कीजिए। इतना कहकर वो दबी आवाज में अपनी दोस्त पर गुस्सा होने लगी। क्या कर रही हो? पहले तो तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंसे हुए हैं, अब सिर्फ वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। और दोनों लड़कियां वहाँ से चली गईं। गड्ढे के भीतर बेहोश पड़े उस शख्स को अब धीरे धीरे होश आने लगा। उसे खुद पता नहीं था कि वो कितनी देर से वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। जैसे तैसे वो उस गड्ढे से बाहर निकला और जहाँ हो सके उस तरफ भागने लगा। वो लगातार भागे जा रहा था अपनी जान बचाने के लिए। ना कोई रास्ता नजर आ रहा था, ना कोई सड़क थी, तो सिर्फ घनी झाड़ियां, कांटों भरी टहनियां, कीचड़ से सनी जमीन। वो अब पूरी तरह से थक चुका था। सांस तेज हो गई थी। एक पेड़ के पास खड़ा वो थोड़ी देर रुक गया कि तभी उसे कुछ दिखाई दिया। पेड़ की टहनी को सरकते हुए उसने देखा और मानो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सामने समंदर में काफी दूर एक पैसेंजर शिप धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रहा था। वह दौड़कर बाहर निकलने ही वाला था कि तभी उसे अपने पीछे किसी की आहट महसूस हुई। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख उसके मुंह में दबकर रह गई। हिलती हुई झाड़ियों को देखकर पता चल रहा था जिंदा रहने के लिए उसकी छटपटाहट शुरू है, जो कुछ ही देर में बंद हो गई और दोबारा सब कुछ शांत हो गया। वो चील हवा में चक्कर लगाती हुई समंदर के ऊपर उड़ने लगी। हेलो, ये पैसेंजर शिप है। हम रास्ता भटक चुके हैं। हमें मदद की जरूरत है। क्या कोई हमें सुन रहा है? तभी सामने वाले कांच के शीशे से कप्तान को कुछ नजर आया। चारों ओर फैले बेइंतहा समुंदर के बीचों बीच एक टापू जैसा नजर आने लगा।
उसे मदद मिलने की थोड़ी उम्मीद जाग गई। सामने रखा माइक उठाकर वो दोबारा रेडियो पर संदेश भेजने लगा। ये पैसेंजर शिप है, क्या हमें कोई सुन रहा है? तब तक शिप में मौजूद 10 के 10 लोगों की नजर टापू पर पड़ चुकी थी। कुछ खुश थे, कुछ हैरान थे। तभी माइक पर कप्तान ने सभी लोगों के लिए संदेश जारी किया। हम एक अनजान टापू के नजदीक है, शायद हमें मदद मिल सकेगी, पर इसकी उम्मीद काफी कम है। मैं और मेरा सहकर्मी नीचे जाकर टापू का मुआयना करते हैं। तब तक आप में से कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। आई रिपीट, कोई भी शिप से नीचे नहीं उतरेगा। शिप पानी में रोककर दोनों नीचे उतरे, पर अंधेरा होने के कारण ठीक से कुछ नजर नहीं आ रहा था। हाथ में टॉर्च पकड़कर वे दोनों टापू पर चलने लगे। पूरी तरह से वीरान पड़े उस इलाके में कोई भी इंसानी हरकत नजर नहीं आ रही थी। तभी कप्तान की नजर सामने कुछ दूरी पर घने पेड़ों के बीच कहीं रुक गई। लग रहा था जैसे कोई उनको घनी झाड़ियों में से देख रहा है, उनकी हर हलचल पर नजर रख रहा है। कप्तान ने अपने साथी की ओर देखते हुए दबी आवाज में कहा, शायद कुछ अजीब सा है इस टापू पर। तुम शिप में जाओ और किसी को भी नीचे उतरने मत देना। वह साथी दोबारा शिप की तरफ चलने लगा और कप्तान हाथ में जलती टॉर्च लेकर जंगल के भीतर जाने लगा। उसका पैर किसी गीली नरम चीज पर पड़ा। उसने नीचे टॉर्च की रोशनी डाली तो नीचे जमीन खून से लाल हो गई थी। आजू बाजू झाड़ियों पर ताजा खून के छींटे बिखरे पड़े थे। लगता है अभी अभी किसी जानवर का शिकार हुआ है। वो 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी उसकी नजर झाड़ियों के बीच ठहर गई। लग रहा था झाड़ियों के पीछे लेटा कोई उसी को देख रहा है। धीरे धीरे वो नजदीक गया और उसकी रूह तक कांप गई। वह सिर्फ इंसानी शरीर कंकाल बन चुका था। मांस खाने वाले लार्वा उस शरीर पर रेंगते नजर आ रहे थे। वह खौफनाक नजारा देखकर वह अपने शिप की तरफ भागने लगा। कांटों भरी झाड़ियों से निकलते वक्त कांटे जिस्म में चुभ रहे थे, पर वो रुका नहीं। किनारे की तरफ भागते उसने समंदर में छलांग लगाई और शिप में चढ़ गया। यह टापू खतरनाक है, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना मौत इतनी भयानक होगी जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना कहकर वो शिप के इंजन के रूम की तरफ चली रहा था कि तभी उसके साथी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर एक प्रॉब्लम है। क्या हुआ? वे सभी दोस्त मेरे लाख मना करने पर भी शिप से नीचे उतरकर जंगल में गए हैं। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है सर, आप इतने परेशान क्यों हो गए? कुछ नहीं, तुम शिप के अंदर ही रहो और रेडियो पर मदद के लिए संदेश भेजना जारी रखो। ठीक है सर। इतना कहकर कप्तान दोबारा समंदर के पानी में उतरे, पर एक अनजाना डर उनके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था, क्योंकि जो कुछ भी उन्होंने देखा था वह किसी भी आम आदमी की रूह कपाने के लिए काफी था। धीरे धीरे पानी से बाहर निकलते वक्त वह भगवान से मन ही मन एक ही प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मेरा डर गलत हो जाए। ये आइलैंड वो शापित आइलैंड ना हो जिसका डर समंदर के जहाजियों के भीतर है। पानी से निकलकर रेत पर चलते हुए उसने ऊपर आसमान की तरफ देखा तो कोहरे की वजह से आसमान में चांद भी धुंधला दिखाई दे रहा था। वहीं आसमान में एक उड़ती हुई चील धीरे धीरे आगे बढ़ती नजर आ रही थी। दोबारा उसकी नजरें नीचे जमीन पर कुछ ढूंढने लगी। पास ही पड़ी एक लकड़ी को उठाकर उस पर कस के कपड़ा लपेटकर बांध दिया। पॉकेट में से लाइटर निकालकर लकड़ी पर बंधे कपड़े में आग जलाई। अपने हाथ में टॉर्च वैसे ही बंद रखी और मशाल की रोशनी में आगे बढ़ने लगा। चलते वक्त उसे एक इंसानी कंकाल पेड़ों की एक टहनी पर झूलता हुआ नजर आया। वह एक जगह पर रुककर नजरें घुमाकर देखने लगा। काफी सन्नाटा पसरा हुआ था। आमतौर पर जंगल से आने वाली कीड़ों की आवाज भी नहीं आ रही थी। वह वैसे ही कदम बढ़ाते हुए भीतर चलने लगा। तभी उसकी नजर पहाड़ी पर चढ़ती एक रोशनी पर गई। सभी दोस्त जंगल के भीतर जा रहे थे। अब उन्हें रोके भी तो कैसे? अगर आवाज लगाई तो जंगली जानवरों के साथ पता नहीं कौन कौन सी डरावनी ताकतें जाग जाएंगी। अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था। घनी झाड़ियों के बीच से तेजी से कदम बढ़ाते हुए वो उसकी तरफ जाने लगा। चलते वक्त एकदम से उसने कदम रोक लिए। उसका पैर जमीन से कुछ ही दूरी पर था, क्योंकि नीचे एक काला जहरीला सांप एक मेंढक को अपना शिकार बनाने की गात में बैठा था। कप्तान की आंखों में खौफ साफ साफ नजर आ रहा था और अगले ही पल सांप उस मेंढक पर झपटा और उसे धीरे धीरे निगलने लगा।
कप्तान संभल कर वहां से जाने लगा, पर वो लोग कहीं नजर नहीं आ रहे थे। वह एक एक कदम बढ़ाता चारों ओर मशाल की पीली रोशनी में इलाके का जायजा लेते हुए चलने लगा कि तभी उसे एक लड़की की चीख सुनाई दी। लगता है कुछ गड़बड़ है, कहकर वो दौड़ता हुआ आवाज की दिशा में जाने लगा। कुछ ही दूरी पर घनी झाड़ियों की दूसरी तरफ सभी लोग खड़े थे। वह किसी तरह उनके पास पहुंचा। कुछ दोस्त वहां खड़े आसपास के इलाके पर टॉर्च की रोशनी में कुछ देख रहे थे। आवाज किसकी थी? ये बहादुर माधुरी की। गुड़िया देखकर डर गई। गुड़िया? कौन सी गुड़िया? वो देखिए। कहते हुए उस लड़के ने अपने हाथ में ली हुई टॉर्च की रोशनी सामने वाले बड़े से पेड़ की 2 मूली टहनी पर डाली। वहां पर एक गुड़िया बंधी लटक रही थी। उस छोटी कपड़े से बनाई गुड़िया के भीतर घास फूस भरी हुई थी, जो फटे कपड़े से बाहर निकली थी। सफेद चूने से बनाई आंखें और चेहरा कुछ अजीब डरावना नजर आ रहा था। उस गुड़िया से नजर हटाते हुए कप्तान ने पूछा, तुम्हारे बाकी के दोस्त कहाँ हैं? वे दूसरी तरफ घूमने गए हैं। कितना अच्छा इलाका है। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, यहाँ से जल्द निकलना होगा। उन सभी दोस्तों ने कप्तान की तरफ देखा और एक लड़की बोली, निकलना होगा? पर क्यों? 2 दिन बाद हमने जमीन पर कदम रखा है और खाना भी खत्म हो गया है। भूख भी बहुत लग रही है। यहाँ कुछ तो खाने को मिलेगा। उन सब की तरफ देखते हुए कप्तान ने दबी आवाज में पर गुस्से में कहा, जिस तरह तुम्हें भूख लग रही है, वैसे ही कई भूखे खूंखार जानवर इस टापू के घने जंगल में शिकार का इंतजार कर रहे हैं। जान से मारना दूर, अगर किसी जानवर ने जख्मी भी किया तो हमारे पास ना दवाइयां हैं ना अस्पताल। इसलिए अगर जिंदा रहना चाहते हो तो जल्द से जल्द शिप में जाकर बैठ जाओ, और जब तक मैं नहीं कहता कोई नीचे नहीं उतरेगा। कप्तान की बात सुनकर एक लड़के ने कहा, बाकी दोस्तों को भी ले जाना होगा। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने आवाज लगाई, दीपा जल्दी चलो। ये सब सुनकर कप्तान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने दबी आवाज में कहा, चीखो मत, उनको मैं देखता हूं। तुम सब के सब शिप में जाओ, अभी के अभी। सब शिप की तरफ वापस चलने लगे। तभी उस इलाके में फैले गहरे सन्नाटे को चीरती हुई एक लड़की की चीख ने सबको दहला दिया। सब एक जगह रुके, उस आवाज की तरफ देखने लगे। तभी सामने कुछ दूरी पर उन घनी झाड़ियों और ऊंची घास में हलचल होती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़खड़ाता, तड़पता, चीखता, दर्द से कराहता हुआ इन्हीं की तरफ आ रहा था। कप्तान उसी ओर देख रहा था और उसके पीछे खड़े सभी दोस्त कप्तान के ठीक सामने हो रही उस हलचल को देखकर सहम गए थे। तभी लगा जैसे वो जो कोई भी झाड़ियों से उनकी तरफ आ रहा था वो लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा है। वो क्या है ये घनी झाड़ियों की वजह से दिखाई तो नहीं दिया, पर झाड़ियों की हलचल के साथ जमीन पर गिरने की आवाज से ये समझ आ गया था। वे दोस्त आगे कदम बढ़ाते कि तभी कप्तान ने उन्हें उसी जगह रुकने का इशारा किया। सभी डर के मारे अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। ग्रुप की दोनों लड़कियां बुरी तरह से कांप रही थी। हाथ में जलती मशाल लिए कप्तान धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ने लगा। वह नजदीक पहुंच ही गया था कि मशाल की रोशनी कम होते होते पूरी तरह से बुझ गई और दोबारा चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अब कप्तान के पास टॉर्च निकालने के अलावा कोई भी चारा नहीं था। दाएं हाथ से टॉर्च पकड़कर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। एक एक कदम संभाल कर रख रहा था, क्योंकि पता नहीं आगे क्या था या क्या होने वाला था। घास और पेड़ों की डालियां हाथों से सरकाकर वो आगे बढ़ा और उसकी टॉर्च की सफेद रोशनी जमीन पर पड़े एक शख्स पर गई। वह उन्हीं के ग्रुप में से एक लड़का था जो जमीन की तरफ मुंह करके लेटा था। कप्तान का दिल डर के कारण जोर जोर से धड़क रहा था। खुद को संभालते हुए उसने उस लड़के के कंधे को हाथ से हिलाया। हेलो, तुम ठीक तो हो? पर जमीन पर पड़े उस लड़के के जिस्म में कोई भी हलचल नहीं हो रही थी। कुछ दूरी पर खड़े सभी दोस्त उस लड़के की तरफ आ गए और देखने लगे। कप्तान ने दोबारा उस लड़के की पीठ पर हाथ रखकर जगाते हुए पूछा, हेलो, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तभी एक लड़की ने हाथ में पकड़ी पानी की बोतल कप्तान को दी और उसके ऊपर छिड़क कर उठाने के लिए कहा। कप्तान पानी छिड़कने ही वाला था कि अगले ही पल उस लड़की ने अपनी गर्दन आसमान की ओर घुमाई, पर उसकी आंखें देखकर हर कोई दहल गया, क्योंकि किसी ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी थी
उसका वो डरावना चेहरा देखकर लड़कियों के मुंह से चीख निकली कि तभी वो जोर जोर से हंसते हुए बोला, ना सूरज निकलेगा ना अंधेरा मिटेगा। उसका जिस्म जमीन की तरफ था और गर्दन दूसरी तरफ। यह खौफनाक नजारा देखकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। जमीन पर पड़ा वो लड़का झटके में उठकर बैठ गया। उसका शरीर एक ही जगह पर स्थिर था, पर उसकी गर्दन वहां मौजूद हर एक शख्स की तरफ घूम रही थी। आंखें ना होने के कारण वो खाली जगह और भी ज्यादा खौफनाक लग रही थी और एक अजीब सी गहरी आवाज में कहा, तुम सब मरोगे, एक एक करके मरोगे। तुम सबका वो हाल होगा कि एक दूसरे के ऊपर तरस खाकर खुद अपने दोस्तों को जान से मार दोगे। शुरुआत हो चुकी है। इतना कहकर वो एकदम से चुप होकर जमीन पर गिर गया, पर अगले ही पल वो जोर जोर से रोने लगा। दर्द से चीखते हुए अपने दोस्तों से बोला, कोई मुझे जान से मार दो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तुम लोग भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग भाग जाओ। उसके शर्ट के भीतर कुछ हलचल होती दिखाई दे रही थी। कप्तान ने हिम्मत करके उसकी शर्ट फाड़ दी और सामने का नजारा देख मानो सबकी रूह कांप गई। उसकी चमड़ी के नीचे कुछ अजीब सी हलचल होती दिखाई दे रही थी, मानो पेट की चमड़ी के नीचे से कीड़े रेंगते हुए ऊपर जा रहे हैं। जमीन पर पड़ा वो लड़का अचानक से तड़पते हुए चीखने लगा। उसकी यह हरकत देखकर बाकी लोग दूर हट गए। वह लड़का जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। दर्द के मारे उसने अपना गला पकड़ा और जोर से उल्टी कर दी। जमीन पर मांस खाने वाले लार्वा फैल गए। यह देख सबके होश उड़ गए। लड़कियां डर के कारण शिप की तरफ भागने लगी। कप्तान ने अपनी गन निकालकर उस लड़के के सिर पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। अपने दोस्त को जमीन पर मरा देख उसके दोस्त ने कप्तान की तरफ गुस्से से देखकर कहा, ये आपने क्या कर दिया? आपने मेरे दोस्त को मार दिया, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। अपनी गन पॉकेट में रखकर कप्तान ने कहा, मुझे छोड़ने पकड़ने के बारे में बाद में सोचना, पहले यहाँ से जिंदा निकलने के बारे में सोचो तो बेहतर होगा। और हाँ, अपने दोस्त की मौत के जिम्मेदार तुम लोग हो। मैंने मना किया था नीचे उतरने के लिए, फिर भी तुम लोग नीचे उतरे और ऐसे चल रहे हो जैसे गार्डन में घूमने या छुट्टी मनाने के लिए आए हो। हम जिस मुसीबत में फंसे हैं उसके जिम्मेदार तुम लोग हो। अब जाओ यहाँ से। इतना कहकर कप्तान ने उस शिप की तरफ जाने का इशारा किया और जमीन पर पड़ी उस लाश की तरफ नजर घुमाई और देखता ही रह गया, क्योंकि उन लार्वा ने लाश का पूरा मांस खा लिया था और केवल हड्डियां बची थी। कप्तान अब जंगल के अंदर उस लड़की को ढूंढने के लिए चल पड़ा। टॉर्च की रोशनी में वो एक एक कदम संभल कर रख रहा था। इतनी देर से खामोश पड़े उस घने जंगल से अचानक रात के कीड़ों की कर कर करती आवाज उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई चारों ओर फैलने लगी। कप्तान धीरे धीरे उस घने जंगल में भीतर चला जा रहा था। पहाड़ी की तरफ चढ़ते हुए उसे घूप अंधेरे में किसी औरत की सिसकियां सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया, आवाज को गौर से सुनने लगा। आवाज की दिशा समझ में नहीं आ रही थी, पर वो दर्द भरी आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। उसने चारों ओर टॉर्च की रोशनी डालकर देखा, पर घने जंगल में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ पल के बाद वो आवाज आनी बंद हो गई और दोबारा चारों ओर रात के कीड़ों की डरावनी आवाज गूंजने लगी। कप्तान को भी अब डर लगने लगा। क्या करूं? इन सबको यहीं छोड़कर अपने साथी को लेकर यहां से निकल जाऊं? इनके लिए मैं अपनी जान खतरे में क्यों डालूं? वो सोच ही रहा था कि तभी दोबारा उसे वही सिसकियों की आवाज आने लगी। अब उसका दिल भी डर के कारण जोर जोर से धड़कने लगा। इस बार आवाज की दिशा उसे समझ आ रही थी। वह संभल कर कदम बढ़ाने लगा। आवाज सामने वाले एक बड़े से पेड़ के पीछे से आ रही थी। उसने अपनी गन निकाली और हाथों को क्रॉस करके एक से टॉर्च की रोशनी, दूसरे हाथ से गन का निशाना पेड़ पर लगाए वो आगे बढ़ने लगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो पेड़ के पास पहुंच गया और टॉर्च की रोशनी डाली, पर वहां तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक लकड़ी की बनी काली गुड़िया के। उसने चारों ओर रोशनी घुमाई, पर कोई औरत नजर नहीं आ रही थी। उसने अपनी गन पॉकेट में रखकर पेड़ से टंगी एक गुड़िया को उठाया और टॉर्च की रोशनी में देखने लगा।
बड़ी अजीब सी गुड़िया थी। लकड़ी से बनी उस गुड़िया को हाथ से तराशा गया था। सफेद रंग से बनी उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी, मानो वो आंखें उसी को घूर रही थी। काले घुंघराले बाल असली लग रहे थे। उस गुड़िया को काले धागों से लपेट कर रखा था। कप्तान उस धागे को धीरे धीरे खोलने लगा। तभी उसे अपने पीछे फैले घोप अंधेरे में कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो सिवाय काले अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, पर किसी खूंखार जानवर की गुर्राहट सुनाई दे रही थी। उसने दोबारा गुड़िया से बांधा वो धागा पूरी तरह से खोल दिया और अगले ही पल झटके से उसके हाथ से किसी चमगादड़ की तरह हवा में गायब हो गई। पर चमगादड़ की खौफनाक आवाज चारों ओर गूंजने लगी। उसने टॉर्च की रोशनी हवा में इधर उधर दौड़ाई, पर वो झट से नजरों से ओझल हो गई थी। सब कुछ शांत हो गया और कप्तान की नजर घनी झाड़ियों के बीच से आने वाली रोशनी पर गई। वो जगह घने पेड़ों की डालियों से बरगद की पेड़ की जमीन तक आने वाली जड़ों से पूरी तरह से ढकी हुई थी। गन पॉकेट में रखकर उसने जूतों में छुपाया तेज धार वाला चाकू निकाला और टहनियों को काट कर हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। बगैर अपने पैरों की आवाज किए वह धीरे धीरे चलने लगा और तभी उसकी नजर कुछ ही दूरी पर गई। ग्रुप की वो लड़की गले तक खोदे गए गड्ढे के भीतर थी। कप्तान उसे देखता हुआ चलने लगा। जमीन पर उसे खुदाई में इस्तेमाल हुए फावड़े और बाकी सामान दिखाई दिया। वह समझ नहीं पा रहा था। उस लड़की को देखकर उसने पूछा, तुम इस गड्ढे में क्या कर रही हो और ये गड्ढा बनाया किसने था? पर वो लड़की वैसे ही खामोश खड़ी थी। बगैर पल के झपकाए उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। कप्तान अब गड्ढे के पास पहुंचा और देखा कि गड्ढे के भीतर जहां वो लड़की खड़ी है उसके पैर के पास एक लंबा ताबूत जैसा एक बक्सा निकला हुआ है। वो आगे कुछ बोलता कि तभी वो लड़की बेहोश होकर अंदर ही गिर पड़ी। अब नीचे उतरने के अलावा कोई चारा नहीं था। नीचे जाकर लड़की को उठाने की कोशिश करने लगा, पर वो बेहोश थी। अब उसे कंधे पर लेकर गड्ढे में खड़ा हो गया, जिसकी वजह से जमीन पर सरकाने में आसानी हो गई। पर उसके पैर से वो ताबूत का दरवाजा थोड़ा हिल गया। नीचे झुककर उसने धीरे से वो दरवाजा सरकाया और अंदर का नजारा देखकर उसके जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अंदर एक गली हुई लाश थी। चमड़ी पूरी तरह से हड्डियों से चिपक गई थी। उसके बाल काफी लंबे थे जो उसके घुटनों से भी नीचे मालूम पड़ रहे थे, और उसकी आंखें, लाश पूरी तरह से गल जाने के बावजूद उस लाश की आंखें खुली थी और लग रहा था उसमें अभी भी जान है। उसने थोड़ा नीचे झुककर गौर से देखा। उसकी आंखों के पास एक निशान बना हुआ था, जैसे उन्हें कस के बांधा गया था। ज्यादा ना सोचते हुए उसने दोबारा वो ढक्कन जैसा दरवाजा ताबूत पर सरका दिया और ऊपर आ गया। वो लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी। हेलो, उठ जाओ मैडम, ये तुम्हारे घर का बेडरूम नहीं है। वो लड़की धीरे धीरे होश में आने लगी, पर तभी उसकी नजर उस लड़की के हाथ पर पड़ी एक पट्टी पर गई। उसने वो पट्टी अपने हाथ में लेकर देखा तो उस पर संस्कृत में कुछ लिखा था। वह कपड़े की मिट्टी की वजह से मैली हो गई थी, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने पट्टी साफ करके देखा। यदि त्वा पट्टिका निष्काशयसि तहे पिशाचः जागरिष्यति। उसे इन शब्दों का मतलब समझ में नहीं आ रहा था। तब तक उस लड़की को होश आ गया था। वह झट से खड़ी हो गई और दोबारा गड्ढे में झांक कर देखा। उस लड़की को ऐसे परेशान देखकर कप्तान बोला, ये लाश की आंखों पर बंधी पट्टी तुमने खोली? नहीं, पट्टी पहले से ही खुली हुई थी। मतलब यहाँ हमसे पहले कोई आया था और उसने शैतान को जगा दिया है। अब यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ जो कुछ भी है वो सबको खत्म कर देगा। कप्तान के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर वो लड़की डर के मारे कांपने लगी और झट से रोती हुई जमीन पर बैठकर बोली, सब खत्म हो गया। अब वो हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। ये सब तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जानती हो इस जगह के बारे में? ये सब मेरी ही गलती है। मैंने इस आइलैंड के बारे में एक किताब में पढ़ा था। उस लड़की की बात सुनकर कप्तान सन्ना रह गया। गुस्से में उसकी ओर देखकर बोला, मतलब हम यहाँ आए नहीं बल्कि तुम जानबूझकर हमें यहाँ लेकर आई हो? कप्तान की बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं और मेरे बॉयफ्रेंड ने मिलकर ये प्लान किया था। इस टापू की पूरी हमने जानकारी जुटा ली। मुझे कई व्हाट्सएप ग्रुप पर काफी जानकारी मिली। पता चला कई साल पहले एक राजा ने
अपना बहुत बड़ा खजाना इस टापू पर एक जगह गड्ढा खोद कर छुपा दिया था। 2 दिन बाद मेरा बॉयफ्रेंड इस टापू पर आया था। मेटल डिटेक्टर की मदद से उसने जगह खोजी, गड्ढा खोदकर मुझे सैटेलाइट फोन पर मैसेज किया। तब हम अपने शिप पर थे। मैंने खाने में बेहोशी की दवा मिला दी थी ताकि सब बेहोश रहें और मैं इस शिप को टापू के पास ले आई। पर यहाँ आकर पता चला मेरा बॉयफ्रेंड कहीं लापता हो गया है और इस लोकेशन पर पहुंचकर देखा तो गड्ढे में एक लाश है जो लोहे के ताबूत में रखी गई है। उस लड़की की बात सुनकर कप्तान गुस्से में पागल हो गया। ओह, हमारे देश को किसी और ने नहीं बल्कि इन व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने बर्बाद किया है। हम समंदर में कई दिन कई महीने रहते हैं, इसलिए हर टापू हर बीच के बारे में जानकारी रखते हैं। और अब इस टापू के बारे में जानना चाहती हो ना, तो सुनो। एक राजा के पास लोगों की काफी शिकायतें आ रही थी। एक औरत भगवान का डर दिखाकर लोगों को लूट रही थी। असल में वो शैतान की पुजारिन थी। उसकी नजर इतनी बुरी और असरदार थी कि सड़क से गुजरते हुए किसी बच्चे पर उसकी नजर पड़ जाए तो वो बच्चा कुछ ही देर में बुखार से कांपने लगता। किसी खूबसूरत लड़की या औरत पर नजर पड़ती तो वह मुरझाए फूल की तरह लगने लगती। लोग उसकी कुटिया के सामने से गुजरने को भी डरते थे। एक बार तो हद हो गई। शैतान को खुश करने के लिए सूर्य ग्रहण के वक्त उसने गांव के 4 बच्चों की बलि चढ़ा दी। 5वीं और आखिरी बलि देने ही वाली थी कि राजा के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया गया। उसका होलिया देखकर तो दरबार का हर एक शख्स कांप गया था। वो औरत काली साड़ी पहनी हुई थी। वो खुद भी सांवली थी। माथे पर काला तिलक लगा था। खुले बाल जो घुटनों से भी नीचे थे और उसमें जटाएं बनी थी। हाथ और गले में कई मणियों की मालाएं पहनी थी। राजा उस औरत को देख रहा था, पर उस औरत की नजर राजा की बगल में बैठे उसके बेटे पर गई। वो छोटा बच्चा कुछ ही देर में बुखार से कांपने लगा। राजा ने उस औरत से पूछा, मासूम बच्चों की हत्या की है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। राजा के मुंह से निकले वो शब्द सुनकर वो महिला खिलखिलाते हुई हंस पड़ी और डरावनी आवाज में बोली, मेरा काम तुमने अधूरा रख दिया, पर तुम्हारे बेटे की बलि देने के बाद भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। उस शांत दरबार में उसकी डरावनी हंसी गूंजने लगी। पर राजा बिन क्रोधित हुए बोला, हम तुम्हें मृत्यु दंड देते हैं। राजा की बात सुनकर भी वो हंसने लगी। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो? मेरा शरीर मर सकता है, पर मेरी रूह, मेरी नजर। और दोबारा उसकी खौफनाक हंसी चारों ओर गूंजने लगी। तभी दरबार में उपस्थित एक साधु ने कहा, राजन, ये स्त्री शैतान की पुजारी है। अगर इसे मृत्यु दंड दिया तो इसकी रूह पूरे राज्य पर कहर ढाएगी। मृत्यु पश्चात इसे जला दिया गया तो जहां तक जलती चिता का धुआं फैलेगा वहां तक जमीन, गांव, बस्ती सब श्रापित हो जाएगा, सिर्फ पानी को छोड़कर। लेकिन अगर पानी में डुबोकर मारा गया तो पानी श्रापित हो जाएगा और जमीन बच जाएगी। उस साधु की बात सुनकर वो औरत हंसते हुए बोलने लगी, मुझे कैसे मार सकोगे? मरते वक्त मेरी नजर जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो श्रापित हो जाएगा। जिन फूल, पौधों, पेड़ों पर पड़ेगी वो सूख जाएंगे। और राजा ने तरकीब निकाली। उस औरत की आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उसके हाथ पैर कस के बांध दिए गए। उसे राज्य के बाहर सैकड़ों मील इस टापू पर लाया गया और जमीन खोदकर लोहे के ताबूत में जिंदा रखकर दफनाया गया। इससे मरते वक्त इसकी आंखें बंद रही। इसके श्राप से सब बच गए। और यहाँ जो अलग अलग गुड़िया मिल रही है वह इसी औरत के शैतानी सेवक है, जो उसके मरने के बाद राजा ने हवन पूजा पाठ करने के बाद उसकी बुरी आत्माओं को उन्हीं गुड़ियों में कैद कर इस टापू पर रख गया। कप्तान की बात पूरी हो गई। उसने लड़की की तरफ देखा। तुमने खजाने के लालच में अपनी और साथ ही हम सभी की कब्र खोद दी है। तभी कहीं से वही खौफनाक हंसी की आवाज आने लगी। दोनों चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। आवाज गड्ढे में से आ रही थी। लड़की ने गड्ढे की तरफ देखा और अगले ही पल किसी ने अंदर खींच लिया। कप्तान कुछ करता कि तभी झटके से उस जमीन के अंदर से निकले हाथ ने उसके पैर जकड़ लिए, जिसकी वजह से वो जमीन पर गिर पड़ा
कुछ सेकंड्स लड़की की चीखें और खौफनाक हंसी से सब कुछ बदल गया और फिर एकदम सब कुछ शांत हो गया। एक जानलेवा खामोशी हर तरफ छा गई थी। अपने पैरों की तरफ देखा तो किसी ने भी नहीं पकड़े थे। रेंगता हुआ वो गड्ढे के पास पहुंचा और धीरे से भीतर झांक कर देखा। उसकी रूह तक कांप गई। ताबूत खुला हुआ था और उसके भीतर एक लड़की की लाश पड़ी थी। उसकी भी आंखें गायब थी, मानो किसी ने नोच कर निकाल ली हो। उसके शरीर को मांस खाने वाले लार्वों ने आधे से ज्यादा खा लिया था, पर ताबूत में जो औरत की लाश थी वो अब वहां पर नहीं थी। मतलब कप्तान ने अपनी बंदूक निकाली और जितना हो सके उतनी तेजी से शिप की ओर भागने लगा। पेड़ पौधे झाड़ियों के बीच से खुद को बचाते बचाते वो लगातार दौड़ रहा था और पीछे से एक खौफनाक हंसी की आवाज लगातार उसके कानों में गूंज रही थी। तभी उसकी नजर एक इंसानी कंकाल पर गई, जिस पर अभी भी मांस खाने वाले लार्वा रेंगते हुए नजर आ रहे थे। कप्तान ने कंकाल की तरफ देखते हुए कहा, लालच में आकर दूसरे की कमाई खाने निकले थे, अब तुम्हारे जिस्म को कीड़े खा रहे हैं। उस लाश के पास एक सैटेलाइट फोन पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसने वो फोन उठाया और दोबारा किनारे की तरफ दौड़ने लगा। कुछ ही दूरी पर शिप नजर आ रहा था। तभी उसे वही डरावनी हंसी सुनाई देने लगी। वह एकदम से रुक गया। कुछ तो अजीब है। उसने अपने पॉकेट में हाथ डाला और एक पट्टी बाहर निकाली। उसने गौर से देखा तो ये वही पट्टी थी जो उस औरत की आंखों पर बांधी गई थी। उस पर लिखे अक्षरों का मतलब अब उसे समझ में आ रहा था और उसने मुड़कर उस टापू की तरफ देखा। तो तुम इस टापू की कैद से आजाद होना चाहती हो, अब लोगों के बीच जाकर आतंक फैलाना चाहती हो, पर मैं तुम्हें यहां से निकलने नहीं दूंगा। आसमान की तरफ देखते हुए वह जोर से चीख पड़ा। हर तरफ उसकी दर्द भरी आवाज गूंज रही थी, जो शिप पर खड़े उसके साथी ने भी सुनी। अरे ये तो हमारे कप्तान की आवाज है। कप्तान को पकड़कर केबिन में लेकर आया। काफी धुंधली रोशनी थी। कप्तान के चेहरे पर अंधेरा था। दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कप्तान दर्द से करा रहा था। तभी पीछे खड़ी लड़की ने पूछा, सर ये आपको क्या हो गया? मेरी छोड़ो, तुम्हारे बाकी दोस्तों को यहां पर बुलाओ। कप्तान की बात सुनकर कर्मचारी ने कहा, सर अब शिप पर हम दोनों और ये लड़की ही बची है। बाकी सब के सब खजाना ढूंढने टापू पर चले गए। क्या उनका इंतजार करें? कोई जरूरत नहीं, सब मर चुके हैं। इतना कहकर कप्तान पीछे मुड़ा। उसने आंखों पर वही पट्टी बांधी थी जो उस औरत की आंखों पर राजा ने बांधी थी, पर वो पट्टी खून से लथपथ थी। उसकी आंखों के नीचे खून बह रहा था। कर्मचारी ने घबराकर पूछा, सर आपकी आंखों को क्या हुआ? तब कप्तान को सब याद आने लगा। भरे दरबार औरत की वो बात। मुझे कैसे मार सकोगे? मरते वक्त मेरी नजर जिस भी इंसान पर पड़ेगी वो श्रापित हो जाएगा। जिन फूल पौधों पेड़ों पर पड़ेगी वो सूख जाएंगे। नजर उसकी रूह आंखों में जगह बना लेती है। मेरी आंखों में रहकर यहां से बाहर निकलना चाहती थी, इसलिए नुकीले चाकू से। कर्मचारी ने दोबारा पूछा, बोलिए सर, क्या हुआ आपकी आंखों को? पापी नजर को उतार दिया। मेरे पॉकेट से सैटेलाइट फोन निकालो और कोस्ट गार्ड को इमरजेंसी मैसेज भेजो। अब निकलो यहां से। और उनका शिप टापू से दूर दूर जाने लगा।